हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बीएससी पार्ट 3 बॉटनी के पेपर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स आदि पे निरंतर कार्य करने के पश्चात जब वैज्ञानिकों ने डीएनए का स्ट्रक्चर, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की खोज कर ली, तब 1970 के शुरू में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और प्लाज्मिड्स की खोज के बाद में जीवधारियों की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन करना संभव हो सका। इस प्रकार एक नई तकनीक जेनेटिक इंजीनियरिंग का जन्म हुआ। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? किसी जीव के मूल आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए में हेरफेर, दैट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन करके सुधार हेतु परिवर्तन करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। प्रयोगशाला में एंजाइम की मदद से डीएनए के अणु के खंड करना, इन्हें वेक्टर डीएनए से जोड़ना, फिर उसकी कॉपीज प्राप्त करना और अंत में दूसरे जीवों के डीएनए के साथ जोड़कर एक नवीन डीएनए का निर्माण करना ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। और इस नवीन परिवर्तित डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की खोज स्टैनले, कोहन, हर्बर्ट बायर और साथियों ने की। अब हम इसके टूल्स देखेंगे। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर डीएनए रिकॉम्बिनेशन के लिए डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट और वेक्टर जो कि जीन्स को कैरी करेगा। इन तीन चीजों की हमें जरूरत होती है। These are 3 tools required for recombinant DNA technology. Desired DNA segment को पाने के लिए यूकैरियोटिक सेल्स में डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट्स को पहचानना एवं उसको काटकर पृथक करना जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला चरण है और यह कार्य विशिष्ट एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है जो कि सीक्वेंस स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स डिजायर्ड जीन या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ जुड़कर डीएनए के दोनों सूत्रों को इस स्थान पर काट देते हैं और इस प्रकार डिजायर्ड डीएनए का जो पार्ट है वो अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। ये काम किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये जो डिजायर्ड डीएनए है और जो वेक्टर डीएनए है दोनों को स्पेसिफिक साइट्स पर काटने का काम करता है। एक डीएनए में पाई जाने वाले समान प्रकार के सभी रेस्ट्रिक्शन साइट की पहचान के लिए एक विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। एंजाइम्स का ग्रुप है न्यूक्लियसेस। इसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए के एंड्स जो हैं उन पर क्लीवेज करते हैं, उन पर विदलन करते हैं। और एंडोन्यूक्लियसेस वो हैं जो डीएनए के मिडल पार्ट्स को में क्लीवेज करते हैं। अब एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो फिर से दो में डिवाइड किए जाते हैं,
वन जो कि डीएनए को किसी भी जगह पर क्लीवेज कर सकते हैं, डीएनए को किसी भी जगह पर काट सकते हैं, और दूसरे वो जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर ही काटते हैं, इनको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। इन एंजाइम्स को हम जो कि डीएनए को विशिष्ट साइट पर काटते हैं, इनको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खास बात है कि ये डिजायर्ड डीएनए एवं वेक्टर डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटने का कार्य करते हैं। प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के विशिष्ट 4-6 न्यूक्लियोटाइड 4 सीक्वेंस को पहचानता है, जिससे रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। एक डीएनए में पाए जाने वाले समान प्रकार के सभी रेस्ट्रिक्शन साइट्स की पहचान के लिए एक विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि डीएनए को एक विशिष्ट स्थान से काटते हैं। टाइप 1 which is not used in gene cloning. Type 2 is usually used in gene cloning, and type 3 is used in gene cloning but they need ATP for cleavage. Other enzymes which are used in recombinant DNA technology are DNA ligases, जो कि डीएनए सेगमेंट को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास दो प्रकार के एंजाइम हुए, एक तो हुए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि काटने का काम करते हैं, और डीएनए लाइगेसेस जो कि जोड़ने का काम करते हैं। मिथाइलेजेस और मिथाइल ट्रांसफरेसेस, एल्किलाइन फॉस्फेटेसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, टर्मिनल ट्रांसक्रिप्टेस, डीएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियस, आरएनएस एच, एसआई न्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंड पोली ए पॉलीमरेज। ये सब एंजाइम्स अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग जगहों पर काम आते हैं। नाउ होस्ट। जीन क्लोनिंग के लिए ई कोलाई को उपयुक्त होस्ट माना गया है, और इसके K12 स्ट्रेन की कई सब स्ट्रेन्स लाइक 600, RR1, RRI, HB101 क्लोनिंग के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। होस्ट में कुछ खास गुण होने चाहिए। इसका ट्रांसफॉर्मेशन सरलता से होना चाहिए, इसमें सक्रिय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होनी चाहिए, इसमें नेचुरल रिकॉम्बिनेशन की क्षमता नहीं होनी चाहिए, वो ही परफेक्ट होस्ट होता है। नाउ क्लोनिंग। व्हाट इज क्लोनिंग? किसी जीन अथवा जीव का कई कॉपीज प्रोड्यूस करने को हम क्लोनिंग कहते हैं। जब हम एक ही जीन की या एक ही जीव की कई सारी कॉपीज हम बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। अब क्लोनिंग के लिए हमें क्लोनिंग वेक्टर्स की आवश्यकता होती है। क्लोनिंग वेक्टर्स वेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं जो डिजायर्ड जीन के साथ होस्ट सेल में प्रवेश करके डिजायर्ड जीन सहित अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, क्लोनिंग वेक्टर। जनरली प्लांट्स में 2 टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं जो कि जीन ट्रांसफर के लिए यूज लिए जाते हैं। वन इज प्लाज्मिड which is used for permanent gene transfer, and second is virus vector which is used for temporary gene transfer. Plasmids are extra chromosomal DNA in bacterial cell. These are circular and capable of self replication. They can easily repeated
separated from bacterial cell, they have specific restriction sites for incorporation of desired gene. Second is bacteriophage. Bacteriophage are viruses which can infect bacteria. ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकते हैं. एग्जाम्पल phase M13 bacteriophage etc. lambda phase M13 bacteriophage etc. lambda phase यह ई कोलाई में पाया जाता है. यहाँ सेल लाइसिस नहीं होता, सेल का ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि लैम्डा फेज द्वारा संक्रमित जीवाणु में फेज डीएनए लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियल डीएनए के साथ रेप्लिकेशन. इस वजह से यहाँ पर सेल लाइसिस नहीं होता. लैम्डा फेज डीएनए लीनियर डबल स्ट्रैंडेड होता है और होस्ट सेल में जाकर ये डीएनए सर्कुलर हो जाता है. M13 ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए युक्त फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज है. होस्ट सेल में रेप्लिकेशन के लिए ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है. इनके अतिरिक्त और भी वेक्टर्स होते हैं, वायरस वेक्टर्स होते हैं, दैट इज प्लाज्मिड. ये प्लाज्मिड तथा लैम्डा फेज का हाइब्रिड है. इसमें स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स, मार्कर साइट्स तथा रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स. प्लाज्मिड वेक्टर इनमें फेजमिड वेक्टर इनमें प्लाज्मिड एवं लैम्डा फेज दोनों के लक्षण पाए जाते हैं. ये लैम्डा फेज जीनोम में प्लाज्मिड के निवेशन द्वारा बनता है. शटल वेक्टर यूकैरियोटिक वेक्टर्स आर जनरली शटल वेक्टर्स. जब हम यूकैरियोट से साथ काम करते हैं तो उन वेक्टर्स को हम शटल वेक्टर्स यूज लेते हैं. यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड YEPs ई कोलाई एवं यीस्ट में प्रवर्धित हो सकते हैं. इनके अतिरिक्त कॉलीफ्लावर मोज़ेइक वायरस CAMV, ब्रोम मोज़ेइक वायरस BMV, जेमिनी वायरस TMV that is टबैको मोज़ेइक वायरस, TI प्लाज्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशंस में होता है और डाइकोट प्लांट्स के लिए उपयोग में लिया जाता है. ये पादपों में उपयोग किए जाने वाले और भी वेक्टर्स हैं. एनिमल वेक्टर के रूप में प्रयुक्त होने वाले वायरस SV40, एडिनोवायरसेस, बैक्यूलोवायरसेस, वैक्सीनिया वायरसेस आदि हैं. इसके अतिरिक्त कृत्रिम क्रोमोसोम को भी वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि ईस्ट के क्रोमोसोम द्वारा बनाया जाता है. तो ये जो था ये हमने आज जाना टूल्स. ये हमने आज जाना टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा. मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है. बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मैंने ये बनाया भी है और मैंने ये उसमें ही आपको बोला भी है. सो आई थिंक दिस विल सर्व द पर्पस. आप इसे पढ़ें, समझें. थैंक यू.